रिजर्व को यूनेस्को द्वारा अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इसी वजह से बायोस्फीयर रिजर्व वाले टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की 100% संभावना है। आज के इस वीडियो में हम सभी बायोस्फीयर रिजर्व को माइंड मैप से देखने वाले हैं और इसमें से कुछ चीजों को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे बड़े क्षेत्र होते हैं जहां संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे वनस्पति, जानवर और पर्वतीय क्षेत्र सुरक्षित रखे जाते हैं। अगर किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है तो उस क्षेत्र में आने वाले स्थानीय समुदाय और स्थानीय जनजातियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक विशाल क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हो सकते हैं। और दोस्तों, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनका विस्तार स्थलीय या समुद्रीय पारिस्थितिकीय प्रणाली या इन दोनों के मिश्रण वाले क्षेत्र में हो सकता है। यानी किसी स्थलीय क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा सकता है जैसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर स्थलीय और समुद्री दोनों इलाके को मिलाकर एक नया बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा सकता है जैसे मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो उम्मीद करता हूं कि इस पेज की सारी डिटेल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व योजना भारत सरकार द्वारा 1986 में शुरू की गई थी और इसी योजना के तहत भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। लेकिन इन 18 में से केवल 13 को ही यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को किसी भी देश के बायोस्फीयर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है। तो टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे। 18 में से 13 को अंतरराष्ट्रीय मान्यता यूनेस्को द्वारा प्रदान की गई है। और 13वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों यूनेस्को का, इसको लॉन्च किया गया था 1971 में। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, यहां से हमारी परीक्षा में एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है या फिर अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं दी गई है। तो देखिए, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं आज की तारीख तक। इनमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है, यानी 5 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं दी है। तो देखिए, हम 13 याद करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा जटिल होगा। हम 5 उनको याद कर लेते हैं जिनको यूनेस्को ने मान्यता नहीं दी है, क्योंकि ये संख्या भी कम है और इनको याद करना भी आसान होगा। 5 ऐसे कौन कौन से हैं बायोस्फीयर रिजर्व जिनको यूनेस्को ने मान्यता नहीं दी है, और इनको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक है मकसद। एम से हो जाएगा आपका दोस्तों मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है, ठीक है। के से हो जाएगा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गुजरात में है। एस से हो जाएगा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। डी से हो जाएगा दोस्तों डिब्रू बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है। और अगले डी से हो जाएगा दोस्तों देहांग। राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी गई है। बाकी इनके अलावा जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे उन सभी को यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी है। मैं एक बार और बता देता हूं कि यूनेस्को ने कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं दी है। उसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या है? मकसद। एम से हो जाएगा मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है। के से हो जाएगा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गुजरात में है। एस से हो जाएगा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। डी से हो जाएगा डिब्रू बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है। और अगले डी से हो जाएगा दोस्तों देहांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के बाद में उसको कितने भागों में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र को अगर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है तो उसको 3 एरिया या फिर 3 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे आंतरिक जो एरिया होता है उसको कोर जोन कहते हैं। बीच वाले भाग को बफर जोन कहा जाता है और सबसे बाहरी भाग को दोस्तों ट्रांजिशन जोन के नाम से जाना जाता है। अब हम इन तीनों को डिटेल से देखने वाले हैं कि भैया कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इनके अंदर आखिरकार होता क्या है और इनको डिवाइड क्यों किया गया है।
सबसे पहले बात करते हैं कोर जोन की। दोस्तों, कोर जोन वो इलाका होता है जहां पर वन्य प्राणियों के रहने और जीवन शैली के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और भोजन उपलब्ध होता है। यहाँ पर यानी कोर जोन में दोस्तों जीव जंतुओं का सर्वाधिक घनत्व होता है और इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग या फिर रिसर्च की अनुमति होती है। बाहरी व्यक्तियों की कोई भी अनुमति नहीं होती। मानवीय क्रियाकलाप जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं कोर जोन में। तो आपको कोर जोन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बफर जोन की। दोस्तों, इस जोन का जो मैनेजमेंट होता है वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास में होता है और बफर जोन में सीमित रूप से मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यहाँ पर पर्यटन की अनुमति होती है, रिसर्च की अनुमति होती है और दोस्तों पर्यावरण शिक्षण और प्रशिक्षण की भी अनुमति दी जाती है बफर जोन में। तो उम्मीद करता हूँ कि बफर जोन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करें ट्रांजिशन एरिया की या फिर ट्रांजिशन जोन की, तो दोस्तों ये जो ट्रांजिशन एरिया या फिर जोन होता है ये किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। यहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। इस क्षेत्र में होटल, मनोरंजन के साधन व टिकट हाउस स्थित होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन जोन भी पूरी तरह से कवर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी। यहाँ पर मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से कवर किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जिसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में अपनी सूची में शामिल किया है। दोस्तों, यूनेस्को ने भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है और इस नामांकन के बाद में भारत के कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। बात करें कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, इसमें कितना एरिया संरक्षित किया गया है, तो देखिए दोस्तों, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह भारत का पहले शब्द पर अच्छे से गौर करिएगा, यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी और किन्नौर जिलों तक फैला हुआ है, लेकिन इसका विस्तार लद्दाख के लेह और कारगिल तक है। देखिए, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो आप टिक क्या लगाओगे? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर उसका विस्तार पूछ लिया जाए कि उसका विस्तार कहाँ पर है, तो भैया हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में। इसकी स्थापना 2009 में भारत सरकार द्वारा की गई थी दोस्तों, लेकिन इसको यूनेस्को द्वारा अपनी सूची में शामिल किया गया है 2025 में। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित क्षेत्र की बात करें कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक विशाल क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। तो भैया ये जो आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंतर्गत कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जिसमें पहला है पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, सरचू वन्यजीव अभ्यारण्य और किम्बर वन्यजीव अभ्यारण्य। इनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर हिम तेंदुआ और तिब्बती मृग जैसी प्रजातियां पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम भारत के सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व को मैप के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर मैप का इस वजह से इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए और आपके माइंड में एक छवि बन जाए। जैसे ही कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है तो बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इस वजह से इसको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम देने जाओ जब। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। तो दोस्तों पहला बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में कब शामिल किया? 2025 में। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसको भारत सरकार ने इस्टेब्लिश किया था दोस्तों 1988 में। यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया इसे दोस्तों 2004 में। इसके बाद है दोस्तों कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसको भारत सरकार ने स्थापित किया था वर्ष 2000 में और यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया था वर्ष 2018 में। इसके बाद है देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी 1998 में, लेकिन इसको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान नहीं की है, यानी इसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है। इसके बाद अगला है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में और इसको भी यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल नहीं किया है। अगला काफी महत्वपूर्ण है डिब्रू बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में स्थित है।
इसको भारत सरकार द्वारा 1997 में स्थापित किया गया था दोस्तों, लेकिन इसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है वो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसका नाम ही बहुत छोटा है, डिब्रू, है ना, कितना छोटा सा नाम है, डिब्रू। तो ये जो है डिब्रू, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इसके बाद अगला है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मेघालय में स्थित है। इसको भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 1988 में और यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया था 2009 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला है दोस्तों कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत सरकार द्वारा इसको वर्ष 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता नहीं दी है। यूनेस्को ने कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे छोटा अभी हमने हाल ही में देखा, डिब्रू बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है और कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2011 में और इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था 2020 में। ये जो है दोस्तों 12वां बायोस्फीयर रिजर्व था जिसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। अब 13वां कौन सा हो गया है, कोल्ड डेजर्ट। तो 12वां और 13वां अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और यूनेस्को ने इसको अपने लिस्ट में शामिल किया था वर्ष 2009 में। अगला है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में और यूनेस्को ने मान्यता दी थी वर्ष 2012 में। इसके बाद अगला बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको एस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों 1986 में। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 2000 में अपनी सूची में शामिल किया था और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्रों में है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है दोस्तों सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका विस्तार पश्चिम बंगाल में है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में और इसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया था वर्ष 2001 में। इसके बाद है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ओडिशा में है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में और यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया था वर्ष 2009 में। इसके बाद अगला है दोस्तों शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा, लेकिन यूनेस्को ने इसको मान्यता प्रदान नहीं की है। अगला है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका विस्तार केरल और तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों में है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में भारत सरकार द्वारा, लेकिन यूनेस्को ने मान्यता दी थी 2016 में। अगला है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर, ठीक है। मन्नार की खाड़ी जो है यहाँ पर मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था भारत सरकार द्वारा 1989 में और यूनेस्को ने मान्यता दी थी 2001 में। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा।